हनीमून पर गए और अलग कमरे का अपने शौहर को कहा और थोड़ी देर के बाद उसकी सास, उसकी नंदें कमरे में आईं और उसको पीटना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक लड़की की आपसे कहानी शेयर करने जा रहे हैं। और इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि एक तो वो लड़की आपसे पूछ रही है कि क्या मुझे तलाक ले लेनी चाहिए, जिसकी शादी को भी 15 दिन हुए हैं। और दूसरा ये कि माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए एक पैगाम है। वीडियो सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एक फैमिली थी जिसमें एक लड़का, एक लड़की। लड़की का नाम नुसरत था और ये फैमिली 4 लोगों पर मुश्तमिल थी। अच्छी फैमिली थी, लाहौर में रहती थी, खाना पीना सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था और घर के मामला बड़े फिट जा रहे थे। घर में कभी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई तल्ख कलामी नहीं, बड़ी सुलझी हुई फैमिली थी। अब ये लड़की बताती है कि मेरा भाई जब पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो अब्बू के साथ कारोबार करने लगा और उसके बाद भाई की शादी कर दी। भाभी घर में आई, मेरी भाभी के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। भाभी बहुत अच्छी थी, घर के सारे काम उन्होंने मेरी अम्मी के साथ संभाली। अम्मी को कभी पता ही नहीं चलने दिया कि वो अकेली हैं। और मेरी तालीम जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो उसके बाद यूनिवर्सिटी शुरू हुई। मैंने यूनिवर्सिटी के पहले दिन एडमिशन लिया और मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अक्सर हम लोग देखते हैं कि फ़िल्मों के अंदर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लड़की लड़के से टकराती है और लड़का जो है वो झुक कर किताबें उठाता है और पकड़ाता है और कहता है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ या जो भी है। ये कहती जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने से एक नौजवान सेम इसी तरह से मेरे साथ टकराया। वो टकराया, मेरी किताबें जो है वो नीचे गिर गई और उसके बाद वो सॉरी कहने लगा। मैंने खुद अपनी किताबें उठाई और किताबें उठाने के बाद मैं चल दी। जब मैं अपनी क्लास में पहुंची तो मुझे पता चला कि वो नौजवान भी मेरी ही क्लास में पढ़ता है। अब मेरी उससे थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। अब कई बार हम लोग कैंटीन पर जाते, कहीं भी बैठते, कुछ खाने को मंगवाते और अक्सर वो नौजवान जो है वो क्या करता है कि जो पैसे मैंने देने होते थे बिल के, वो मुझे देने ना देता। मुझे यही कहता कि तुम लड़की हो, तुम पैसे देते हुए अच्छी नहीं लगती। और वो बहुत ही मुख्तसर सी गुफ्तगू करता था और ऐसी अच्छी गुफ्तगू करता था कि सुनने वाला हैरान रह जाए। कहती उसकी ये बातें सुनते सुनते देखते मैं भी बड़ी उससे इम्प्रेस होने लगी और मुझे उससे थोड़ी सी उनसियत होने लगी। हम दोनों आपस में पढ़ रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी का आखिरी साल शुरू हो गया। हमारे दरमियान अच्छे तल्लुकात बन चुके थे, हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे। आखिरी साल शुरू हुआ तो उसने मुझे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मेरी भी यही कोशिश थी, मैं भी यही चाहती थी कि मैं उससे शादी कर लूं। तो मैंने मुस्कुराकर उसको जवाब दिया हाँ। उसके बाद उसने अपने घर में बात की और मुझे बताया कि मेरे घर वाले राज़ी हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होगी उसके बाद तुम्हारी शादी कर देंगे। तो ये लड़की कहती कि मुझे फिर यूनिवर्सिटी मुकम्मल करने, तो जैसे ही ये मुकम्मल होगी फिर मैं घर पे बात करूँगी। एक साल जो आखिरी था वो भी गुजर गया, यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई। तो इसने अपने घर अपनी भाभी से कहा कि इस तरह से वो लड़का है और उसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। बड़े अच्छी फैमिली है और एक गाँव से बिलोंग करते हैं। मेरी भाभी जो है उन्होंने पहले तो हैरानगी से मुझे देखा और सुनती रही और सुनने के बाद कहती कि सोच लो, अगर तुम राज़ी हो तो फिर तो कोई मसला नहीं, मैं बात कर लूँगी। भाभी को मैंने कहा कि मुझे वो बहुत पसंद है और बहुत अच्छा है। मैं यूनिवर्सिटी के 3-4 साल उसके साथ आती जाती रही हूँ, हम इकट्ठे बैठते हैं, बड़ी अच्छी दुआसलाम है। तो उसमें कोई ऐब नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ा सुलझा हुआ लड़का है। भाभी ने कहा ठीक है। भाभी ने हाँ में सर में हिलाया और शाम को भाई आया तो उन्होंने भाई को बड़े तरीके से, बड़ी प्लानिंग के साथ ये सारी डिस्कस की और भाई को मना लिया। जब भाई मान गए तो उसके बाद भाभी ने और भाई ने मिलकर अब्बू जान से ये सारी बात की और अब्बू जान को भी राज़ी कर लिया। अब भाई, भाभी और अब्बू जान राज़ी हो गए थे। अम्मी रह गई थी। अम्मी से इन सब ने मिलकर बात की तो अम्मी ने तो कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पसंद की शादी किसी सूरत नहीं हो सकती। क्योंकि जितनी भी मैंने पसंद की शादियां देखी हैं सबके मामला ख़राब हो जाते हैं, बाद में तलाक़ें हो जाती हैं, झगड़े होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, घर में खुशहाली नहीं रहती। तो मैं नहीं करूँगी। अब भाभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अम्मी के साथ लगी रही। कोई 1 महीना लगा और आखिरकार अम्मी ने भी हाँ कर दी। जब अम्मी ने हाँ की तो मैंने अपने होने वाले शौहर को बताया कि इस तरह से अम्मी मान गई हैं, तो आप अपने घर वालों को हमारे घर भेजें। उसके घर वाले हमारे घर आए। हमारे घर आने के बाद उन्होंने सब कुछ देखा, देख के वो हाँ करके चले गए। कुछ जाते वक्त 5,000 रुपये मुझे दे के गए और उसके बाद हमारे घर वाले उनके घर इसी तरह से आए और आखिरकार मंगनी होगी। मंगनी के बाद हमारी शादी की तारीख रखी गई। अब मैं बताता चलूँ कि इस नौजवान का एक भाई था और 3 बहनें थी। भाई की शादी भी हो चुकी थी और बहनें जो हैं वो भी अपने अपने घर की थी। इनका घर जो था वो तकरीबन 16-17 मरले के ऊपर मुश्तमिल था और इनके भाई के 4 बच्चे थे और इनकी एक बहन के 6 बच्चे थे और एक बहन के 3 बच्चे थे। और इनके घर में ये, इसका भाई, इसकी भाभी, उनके बच्चे और इसके वालिद और वालदा रहते थे। ये फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी। तो मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि ये नौजवान जो था ये मेरा बहुत ख्याल रखता था। शादी की तारीख रखी गई, शादी के दिन बारात आ गई। जब बारात आई है तो वहाँ पर
सबको खाना शाना सब कुछ दिया गया। और उसके बाद निकाह का टाइम आया तो निकाह के टाइम पर मेरे वालिद साहब ने कहा कि हक महर, तो मेरे जो शौहर थे वो कहते कि 50,000 लिख लें। मेरे वालिद ने कहा नहीं, कम से कम 5 लाख हक महर होना चाहिए। तो मेरे वालिद के कहने पर उन्होंने कहा ठीक है। अब 5 लाख हक महर लिख दिया गया। मेरे ससुर ने वो 5 लाख रुपए मेरे पकड़ाए। उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारा हक महर तुम्हारे शौहर की तरफ से है और ये तुम जहाँ चाहे जैसे चाहे खर्च करो, जो करो, इससे इसका कोई तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। कहती मैंने पैसे अपने पर्स के अंदर रखे और उसके बाद हमारे निकाह का जो भी प्रोसेस था, खाना हुआ, उसके बाद रुखसती हुई और मैं अपने ससुराल आ गई। मैं अपने ससुराल पहुँची हूँ, शाम का टाइम है, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ और मैं बैठी हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे शौहर जो हैं वो आएंगे। और इतनी देर में मेरी सास जो है बड़े गुस्से में हमारे कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने आते ही कहा कि देखो तुमने कोई तरीका नहीं आता, तुम्हारे वालिदैन को पता ही नहीं है कि मेहमानों के साथ कैसे बैठना है, मेरे तुम्हारे जो ससुराल वाले हैं उनके साथ क्या बातचीत करनी, कैसा उनको खाना देना है, कैसे उनको बिठाना है। अब ये लड़की कहती है कि देखिए माँ जी, मैं उस वक्त दुल्हन बनी हुई थी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपके साथ क्या रवैया रखा है, मैं जाके पूछूंगी। इतने में सास जो है बाहर चली गई और इसके शौहर जो है वो गुस्से में आए। उन्होंने बुड़बुड़ शुरू कर दी और कहा कि तुमने अम्मी के साथ बदतमीज़ी की है। तो ये कहती कि मैंने उनसे कहा कि मैंने तो कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैंने तो यही कहा कि माँ जी मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मुझे क्या पता कि वहाँ पर क्या हुआ है। तो कहता है ये बदतमीज़ी है जैसे तुमने जवाब दिया है। तो कहती कि मैं वहाँ उनसे कह रही हूँ कि फिर क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जाओ उठ के अम्मी से माफ़ी मांगो। कहती मैंने पहली रात और मैं प्रेशर में आई हुई हूँ और मैं देख रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ मेरे जहन में मेरी माँ की बात भी आई कि पसंद की शादियाँ जो हैं वो सही नहीं होती। मैंने कहती लहंगा पकड़ा और जूती पहनी और नीचे गई, अपनी वालदा से माफ़ी मांगी। जब मैंने माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने घर वालों को समझा दो, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लड़के वाले हैं और लड़के वालों से कैसे उन्होंने पेश आना ये उनको समझ होनी चाहिए। कहती मैं अपने कमरे में चली गई, मेरे शौहर भी आ गए। उसके बाद हम बैठे हैं और रात सुबह हुई है तो हमारे घर से नाश्ता आना था। जैसे ही नाश्ता आया तो नाश्ता आने के बाद टेबल पे नाश्ता लगाया गया। उसमें पाए थे, मतलब जो चीज़ वो ला सकते थे वो सारी चीज़ें थी। चने थे, नान थे, हलवा पूड़ी थी, भटूरे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। अब सब नाश्ता कर रहे हैं और मेरी जो सास है वो कभी मुझे देख रही हैं, कभी मेरी भाभी को देख रही हैं और कभी मेरे भाई को देख रही हैं। तो मैं देख रही हूँ कि ये क्या कहना चाह रही हैं। जैसे ही वो गए हैं तो उसके बाद फ़ौरन अम्मी जो है वो फट पड़ी, तुम्हारे घर वालों को नहीं पता कि चने कौन लेके आता है। अब मैंने कहा अम्मी जी हम तो लाहौर वाले हैं, लाहौर वालों को चने मिल जाए तो उनको और क्या चाहिए। इतनी बात करनी थी तो उन्होंने फिर वो आओ देखा ना ताओ देखा, जो मुंह में आया बोलना शुरू कर दिया। इतनी देर में वो नीचे चली गई और मेरे शौहर जो हैं वो आ गए। अब मेरे शौहर आए तो उन्होंने आके फिर मुझे कहा कि तुमने अम्मी के साथ बदतमीज़ी की है। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो उन्हें यही कहा कि हम लाहौरी हैं, हमें चने ही मिल जाए तो हम कहते हैं बस है। तो वो कहते हैं कि तुमने हमारी इंसल्ट की है, हम गाँव में रहते हैं इसलिए। कहती मैं खामोश, मैं उनके मुंह की तरफ देख रही हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। आखिरकार बात फिर वही आई कि अम्मी से माफ़ी मांगो। मैं फिर नीचे आई हूँ, अम्मी बैठी हैं, अम्मी से जाकर मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि अम्मी मुझसे गलती हो गई है, मैंने जो अल्फाज कहे मुझे नहीं कहने चाहिए थे। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। मेरे शौहर जो है वो कमरे में आए और थोड़े से परेशान हैं, तो परेशानी के आलम में बैठे हुए हैं। मुझे वो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, खैरियत है, आप बड़े परेशान से लग रहे हैं। वो कहते अभी हमने वलीमे के लिए जो जाना है तो मैं परेशान हूँ कि उनको पैसे देने और जिनसे मैंने पेमेंट लेनी थी उनसे पेमेंट नहीं मिली। अब कहती कि मैंने उनसे कहा कि फिर क्या करना है। तो कहती मुझे कहते कि अगर तुम्हारे पास जो सलामियाँ थी अगर वो पैसे मुझे मिल जाएं। तो मैंने कहा कि मेरे पैसे आपके पैसे हैं, आप जैसे चाहें उनको इस्तेमाल करें। मैंने उनको वो पैसों का कहा। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अम्मी को बुलाओ। मैंने अम्मी को बेल दी, अम्मी को फ़ोन किया नीचे से और अम्मी ऐसे आई जैसे बाहर दरवाजे के पास तैयार ही खड़ी थी अंदर आने के लिए। अंदर आई हैं, मैंने पैसे निकाल के दिए। वो 5 लाख रुपए मैंने पकड़ा दिए, उन्होंने पकड़े और गिनती किया और उसके बाद मेरी सास ने मुझे गले से लगाया, मेरे माथे पर बोसा दिया और उसके बाद वो चली गई। मैंने कहा चलो शुक्र है किसी तरीके राज़ी तो हुई हैं। मेरा शौहर भी चला गया। शाम हुई है, शाम के टाइम वलीमे पे पहुँचे हैं। वलीमे पे सारे मेहमान आए हुए हैं। मेहमान आने के बाद मेरे शौहर, मेरी वालदा ने मेरे शौहर से कहा कि क्या हम इसको ले जाएँ नुसरत को। तो वो कहते नहीं नुसरत को नहीं लेके जाएँ, हम बाद में आएँगे। उसके बाद वलीमा ख़त्म हुआ, हम वापस आ गए हैं, घर पहुँचे हैं। मेरे शौहर जो फिर कमरे में आके बैठे हैं और परेशान हैं। मैंने कहा क्या हुआ। कहते जितने पैसे तुमने दिए थे ना उनसे गुजारा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा फिर। तो कहते देख लो, अगर तुम मुझे उधार समझ के अपनी सलामियों के पैसे दे दो ना तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, मेरा ये टाइम निकल जाए, बेइज्जती ना हो कहीं। तो कहती मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपके पैसे मेरे पैसे कौन सा फ़र्क है। तो कहती मैंने पैसे गिनने शुरू किए
तो मैंने साथ ही कहा कि अम्मी को भी बुला लें, चलो मिल के गिनते हैं। और लिफाफों के अंदर थे कि गिनती हो जाएगा कितने कितने पैसे किसने दिए हैं। अब पैसे गिन रहे हैं, कुछ पैसे गिने और वो तकरीबन 3 लाख रुपए हो चुके थे। अब 1-2 लिफाफे और थे, मैंने वो निकाले, वो भी गिनने शुरू किए और टोटल 4 लाख की अमाउंट हुई। मैंने 4 लाख रुपए अपने शौहर को पकड़ाए, उन्होंने अपनी माँ को पकड़ाए, माँ लेके नीचे चली गई और बड़ी खुशी से दुआएँ देती गई। अब रात हो गई, रात गुजरी और उससे अगले दिन मेरे घर वालों ने पैगाम भेजा कि आप लोगों की दावत है आज हमारी तरफ। मेरी सास ने कहा ठीक है। आज शाम को सब तैयार हुए। तैयार होने के बाद सब के सब मेरे वालिदैन के घर की तरफ चल पड़े। हमारे घर पहुंचे, मेरी अम्मी ने बहुत सारी डिशें बनाई थी, कबाब थे, कोफ्ते थे, मटन था, बीफ था। लेकिन अम्मी ने एक गलती कर ली। अम्मी ने क्या गलती कर ली कि अम्मी ने जो वलीमे वाला सालन था ना, उसके ऊपर धनिया, उसको गर्म करके तड़का लगा के धनिया ऊपर लगा के ना वो भी रख दिया कि चलो एक डिश और बन जाएगी, चलो किसी ने खानी हुई तो खा लेगा। और इधर मेरी सास जो है वो खा तो कबाब और मटन रही हैं और लेकिन चिकन की तरफ देख रही हैं और मुझे घूर रही हैं। अब उसके बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरी माँ जो है उसने मुझे कुछ पैसे दिए। कोई एक तोले का सोने का सेट था वो दिया, मेरी सास को एक अंगूठी दी, मेरे शौहर को एक अंगूठी दी सोने की, और मेरे जो बाकी रिश्तेदार थे उनको कुछ कपड़े वगैरह दिए। और वो कपड़े वगैरह देने के बाद हम वापस आ गए। जब घर पहुँचे तो मेरी सास जो है फूँ फूँ करती घूम रही हैं। अब मैंने कहा कि अब क्या हो गया। अब मेरी सास जो है वो कहती हैं कि तुम्हारे घर वालों को पता नहीं है कैसे लड़के वालों की खातर तवाज़ो करते हैं। मैंने कहा माँ जी क्या हो गया। कहती उन्होंने वो सालन जो रखा हुआ था, कहती मैंने कहा वो सालन जो था वो ऐसे था कि उन्होंने कहा एक डिश बढ़ जाएगी। कहती एक डिश बढ़ जाएगी, हमारी बेइज्जती करके रख दी है और तुम मेरे सामने ज़ुबान चलाती हो। मैं उसके बाद अपने कमरे में आ गई हूँ। फिर मेरा शौहर मेरे कमरे में आ गया और वो शख्स था जो यूनिवर्सिटी में बड़ा आप मैं जी करके बोला करता था। उसने मेरे सामने मुझे डांटना शुरू कर दिया, कह दिया कि तुम मम्मी के साथ बदतमीज़ी करते हो, ये क्या बात है। और जहाँ नीचे वो सब खड़े थे वहाँ मेरी नंदे और उनके शौहर और उनके बच्चे सब मौजूद थे। मैंने कहा कि वो सब के सब मुझे वहाँ पे डांट रहे, तो मैं कमरे में आ गई हूँ तो क्या हो गया। अब वो कहते कि नीचे चलो माफ़ी मांगो। अब मैं नीचे गई हूँ, सबके सामने मैंने दोबारा माफ़ी मांगी है। जो मेरी नंदे थी उनके जो शौहर थे उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, चलें आगे, उनसे कहना कि ख्याल रखना। और मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। और उससे अगला दिन जो था वो थोड़ा सुकून के साथ गुजरा, क्योंकि किसी का ना फ़ोन आया। और इधर मैंने भी सोच लिया था कुछ भी हो जाए मैंने मुँह नहीं खोलना, क्योंकि मैं जो भी बात करती हूँ मेरी सास उसका उल्टा बना के मुझे दे देती है। 5वां 6वां दिन आया तो मेरे मामू की कॉल आई मुझे। उन्होंने कहा कि कल तुम्हारी दावत है हमारी तरफ। कहती मैं अपने शौहर को बताया कि कल हमारी दावत है और उधर, तो उन्होंने कहा कि अम्मी को बता दो। मैं अम्मी को बताने गई हूँ। जैसे अम्मी को मैंने बताया तो अम्मी ने तो ऐसे वैन डालनी शुरू कर दी कि जैसे कोई मर गया, कि मेरी तो कोई इज़्ज़त नहीं है, मुझे तो कोई कुछ समझता नहीं है। कहती मैं जल्दी से कमरे में आई, मामू को मैंने अम्मी का नंबर दिया और उनसे कहा कि आप अम्मी को कहें कि आपकी दावत है हमारी तरफ। कहती उन्होंने अम्मी को फ़ोन किया। जब उनको फ़ोन किया, इधर उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे और उधर मेरे मामू से बात कर रही हैं और साथ ही लहजा भी तब्दील हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा ये रो रही हैं। और कहती ठीक है हम आ जाएंगे। जैसे फ़ोन बंद हुआ कहती ये तरीका होता है ना दावत देने का। कहते फिर मामू की तरफ दावत पे गए। मामू ने हम सबको कपड़े दिए, कुछ तोहफे दिए और उसके बाद वापस आ गए। शुक्र है कि वहाँ से वापस आए तो कोई ऐसी बात नहीं। उससे अगले दिन हमारे एक चचा थे, उन्होंने हमारी दावत की और उन्होंने भी सेम ऐसे ही अम्मी को फ़ोन किया। और दिन गुजरते जा रहे थे और ये 4-5 दिन जो थे वो बड़े अच्छे गुजर गए। कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं समझी कि चलो सुकून का सांस आ गया, कोई ऐसा तूफ़ान नहीं उठा। और दूसरी तरफ मैंने निकाह के वक्त ये तहिया किया था कि मेरे घर में कुछ भी हो जाए मैंने अपनी माँ को या अपने वालिदैन को परेशान नहीं करना। वो ये ना कहें कि पसंद की शादी की थी तो इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कहती पे 4-5 दिन गुजर गए, तकरीबन 9वां 10वां दिन हो चुका था। मेरी सास बैठी और मेरे शौहर को कहती अपने बेटे को कि बेटा तुम इसको हनीमून पे नहीं लेके जा रहे। उसने कहा हाँ अम्मी लेके जाएंगे। तो अम्मी ने कहा ठीक है फिर करो बंदोबस्त। अच्छा बंदोबस्त होने लगा तो मैं अपने शौहर से कह रही हूँ कि हम फ़लाँ जगह जाएंगे। उसने कहा ठीक है। जैसे मैं नीचे आई हूँ तो क्या देखती हूँ कि मेरी नंदें, मेरी सास, मेरे सास की नंदों के बच्चे और भाभी और भाई, इसके मेरे शौहर का भाई और उनके बच्चे सब के सब तैयारियां कर रहे हैं कि हम हनीमून पे जा रहे हैं। मैंने अपने शौहर से जाकर पूछा कि ये क्या। वो कहते कि ये सारे हमारे साथ जाएंगे। उन्होंने एक बड़ी सी कोस्टर करवा ली और जब इस सफ़र के लिए निकले हैं तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं हनीमून पे नहीं, मैं किसी सज़ा पे जा रही हूँ। रास्ते में जहाँ मेरी सास कहती वहाँ गाड़ी रुक जाती, जहाँ सास ना कहती वहाँ नहीं रुकती थी, और जो वो कहती वो खाते थे, जो कहती थी नहीं खाते। मैं भी यही समझ रही थी सब के सब उनकी बात मान रहे हैं तो मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। अब जब हम मरी पहुँचे तो वहाँ पर गाड़ी वाला जो था उसको रुखसत कर दिया गया किराया देके कि हमने यहाँ पर 6-7 दिन रहना है, तो उसके बाद फिर आपसे रब्ता कर लेंगे, आप आ जाना। उसने कहा ठीक है। अब होटल का कमरा ढूंढ रहे हैं हम, एक रोड के किनारे खड़े हैं। 15-16 बंदे हैं, मतलब 18 टोटल बंदे थे। मेरी सास और मेरे जो नंदे थी वो कमरा लेने गई हैं।
और इधर मेरे ससुर जो थे वो हमारे साथ नहीं गए थे, उन्होंने कहा ये कारोबार का मसला है, मैं नहीं जा सकता, आप लोग चले जाएं। अब वो घूमते घूमते कुछ 2-2.5 घंटे के बाद आई हैं और आकर कहती है शुक्र है कमरा मिल गया। हमने सामान उठाया, जल्दी जल्दी उस कमरे में पहुँचे, कमरा बेसमेंट में था, वहाँ पर सामान पहुँचाया। हम थके हुए थे, सफ़र भी ऐसा ही बोरिंग था कि थकावट इतनी फील हो रही थी कि जैसे पता नहीं हम 10 दिन से कहीं हल चला रहे हैं। अब कमरे में पहुंच गए, वहाँ सब के सब बैठ गए, तो बैठे बातें कर रहे हैं। शाम हो गई, शाम हुई तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी हमारा कमरा कौन सा? अम्मी कहती यही कमरा है। तो मैंने कहा अम्मी आपका कमरा कौन सा? अम्मी कहती मेरा भी यही कमरा है। तो मैंने कहा अम्मी ये बाजी लोग कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा ये भी यहीं सोएंगे। कहती एक कमरा और उस कमरे के अंदर 7-8 बच्चे मेरी नंदों के, और उसके बाद 3 से 4 बच्चे मेरे नंदोई के और मेरे शौहर के भाई के, और उसके बाद हाँ मैं, मेरा शौहर, मेरी सास और इतनी फैमिली। कहती शाम हुई, अब सोने का सोच रही। कहती जैसे ही मैं सोने के लिए लेटी हूँ उन्होंने ताश खेलनी शुरू कर दी, और मैं जब लेटी हूँ तो मेरा मजाक बनाने लगे। अब मैं परेशान, मेरी तस्वीरें खींच के स्टेटस पे लगाने लगे, मुझे दिखाने लगे तुम्हारी ऐसी तस्वीर आ रही वैसी। मैं बड़ी परेशान कि इन अजनबियों के साथ मैं कैसे बातचीत करूं। कहती मैं फिर जागती रही जैसे तैसे। कोई 3 बजे वो सोए, उनके सोने के बाद मैं सोई, और सुबह उनके उठने से पहले मैं उठ गई कि मुझे बड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। अगले दिन हम लोग बाहर घूमने शूमने गए हैं, वो बड़ी मुश्किल से दिन गुजरा है। और उसके अगले दिन फिर बाज़ार गए हैं, कुछ ऐसे तैसे। मैं बड़ी तंग आ चुकी थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि आज हम ना अलग कमरा ले लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, पैसे नहीं है मेरे पास, अलग कमरा कैसे लेंगे? कहती मैंने कहा मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये हैं, अब तुम वो निकलवाओ और कमरा अलग से लो, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वो आगे से कह के हम घर जाएंगे, वहाँ अकेले ही कमरा, वहाँ पर टाइम स्पेंड कर लेंगे अकेले। अब मैं उनका मुंह भी देख रही हूँ, मैंने उनको पैसे दिए, अब वो गए कमरा लेने के लिए, मैं अपने उस कमरे में आ गई हूँ। इतनी देर में मेरी सास आ गई अंदर। जब सास अंदर आई हैं तो उन्होंने आके मुझे कहा कि तुम्हें अलग कमरा चाहिए। उन्होंने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तुम ये कर रही हो, तुम हमारे ख़ानदान को ख़राब कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, और इतनी गंदी गुफ्तगू कि मैं सुना नहीं सकता। अब वो कहती इस गुफ्तगू के दौरान मेरी नंदें जो है वो भी अंदर आ गई, उन्होंने भी मेरे साथ यही बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। और एक नंद ने मुझे ज़्यादा बदतमीज़ी की, तो मैंने उन्हें कहा कि जस्ट शट अप, मुझे ऐसी बातें नहीं सुननी आपसे। तो आगे से उसने भी मुझे यही अल्फाज कहे और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मुझे धक्का देने लगी, तो मैंने भी उन्हें धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया तो वो दीवार से लगी, दीवार के ऊपर कोई कील था जो उनके सर में लग गया। अब थोड़ा सा खून निकल आया। ये खून क्या निकला है, उसके बाद मेरी सास और दोनों नंदे जो उन्होंने मेरी वो दुर्गत बनाई, मुझे मार मार के मेरा होंठ जख्मी हो गया, मेरी आंखें नीचे नील पड़ गए, मुंह सूज गया। मारती रही को 3-4 घंटे इसी तरह से थक जाएं फिर आ जाएं। कहती मेरा एक दिल करे थाने चली जाऊँ, दूसरा दिल ये कहे कि यार मेरी अपनी इज्जत ख़राब होगी। अब उसके बाद मेरे शौहर जब कमरे में आया तो उसने आके कहा कि तुम अम्मी के साथ क्या हुआ है? अम्मी ने बताया कि इसने धक्का दिया, उसके चोट लग गई, ये हो गया वो हो गया। अब शौहर ने भी मुझे मारना शुरू कर दिया। कहाँ हम हनीमून पर गए हुए हैं, कहाँ मेरी कुटैस हो रही है, और मैं परेशान अपने शौहर की तरफ देख रही हूँ कि ये वो शख्स है जो मुझे कैंटीन में यूनिवर्सिटी में कहा आप, तू, मैं, बड़े एहतराम के साथ बातें करता था, और मेरी जगह पैसे देने, औरतें, ये बड़े अखलाकियात के दर्स देता था। उसके बाद अगले दिन हमने वापसी की गाड़ी ली है। हम घर पहुँचे तो मेरी वालदा ने कहा कि हम लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी आप ना आए, आप अभी हम थके हुए हैं तो आप कल आ जाना। अगले दिन मेरी अम्मी मेरे भाई के साथ आ गई हैं, मेरी भाभी भी थी। अब जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि मेरे होंठ जो हैं वो ज़ख्मी हैं, मेरी आंखें, चेहरे पे नील पड़े हुए हैं, तो उन्होंने परेशान हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा कि अम्मी मैं वहाँ पे गिर गई थी पहाड़ी से, तो इसलिए कल भी आपको कहा कि आप ना आएँ क्योंकि आप देख के परेशान होंगी। अम्मी परेशान है। अम्मी ने उनसे कहा कि नहीं, कुछ ना कुछ हुआ है। अब कोई भी नहीं मान रहा, मैं भी उनसे यही कह रही हूँ। और दूसरी बात बताते चलूँ कि जैसे ही हम घर पहुँचे हैं तो मेरे जो ससुर हैं, जब उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि इसके साथ क्या हुआ है। तो वो जब उनको बात पता चली तो उन्होंने सबको तोय लानत की, उनको सबको बुरा भला कहा। कहती मुझे सुकून महसूस हुआ कि इस जहन्नुम के अंदर कोई एक शख्स ऐसा तो है जो मेरी थोड़ी सी तरफदारी तो कर रहा है। मुझे वो थोड़ा सा सुकून फील हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके काम ही ऐसे हैं, ये इसी काबिल है। अब उन्होंने कहा कि इनके वालिदैन को पता लगेगा, वो क्या कहेंगे। आगे से कहती हम तो लड़के वाले हैं, क्या कहना उन्होंने। और जब मेरी अम्मी ने पूछा तो उनको भी उन्होंने सीधे मुँह जवाब नहीं दिया। आखिर खाने शाने के बाद मेरी अम्मी ने कहा कि आज हम इसको साथ लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हाँ आप इनको ले जाएँ, थकी हुई हैं बहुत हैं, ये है वो है। मैं अपनी अम्मी के साथ आ गई हूँ। मैं किसी को कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे यही था कि अगर मैंने बताया तो अम्मी कहेंगी कि तुम्हें मैंने कहा था ना कि पसंद की शादी नहीं करनी, ये सारे ड्रामे होते हैं। अब अम्मी मुझे घर लेके गई हैं। शाम को अब्बू घर आए हैं, मैं कमरे में बैठी हूँ। अब्बू आए, अब्बू ने देखा तो अब्बू ने कहा कि बेटा क्या हुआ। अब्बू ने आके मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे गले से लगाया। तो जैसे ही मुझे गले से लगाया तो मेरा रोना निकल गया।
मैं चीख चीख कर रोई और मैंने जो मेरे मुंह में आया सब अबू को बताया कि पहले दिन से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ, कैसे इन्होंने मुझसे सलामियों के पैसे लिए, कैसे मुझे जलील किया, खाने के ऊपर, बातों में, हर बात पे जलील किया। अब अबू ने कहा कि अच्छा, अबू ने मेरे शौहर को फ़ोन किया कि आए आपसे बात करनी बेटा। तो वो कहते जी नहीं, मैं कहीं मसरूफ़ हूँ। मेरी सास को फ़ोन किया, उनसे कहा कि जैसे आप रिश्ता मांगने आई थी वैसे ही आप आएँ, आपने बच्ची को मार मार के उसका हुलिया बिगाड़ दिया है, इसने क्या गुनाह किया था। उन्होंने भी आगे से आएँ बाएँ शाएँ कर दिया। तो अब्बू ने और भाई ने गाड़ी निकाली है, गाड़ी में हम लोग बैठे हैं, तो हम उनके घर चले गए। अब उनके घर गए तो उनकी बहनें, उनके बहनोई जो हैं वो पहले से आए हुए थे, तो वो बैठे हैं, उनके सामने सारी बातचीत होने लगी और आखिर में वो लोग तैश में इतने आ गए कि मेरे शौहर ने मेरे भाई को, मेरे बाप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरा भाई जो है उसको मारने लगा, तो मैंने उसको रोक दिया। मैंने कहा नहीं आप ये नहीं करेंगे। तो उसके बाद उनके जो बहनोई आए हुए थे उन्होंने मेरे वालिद को, मेरे भाई को धक्के दिए, मेरे शौहर ने भी धक्के दिए और घर से निकाल दिया। मैं अपने वालिदैन के साथ वापस आ गई हूँ। अभी मैं परेशान बैठी हूँ और अगले दिन रात गुजरी है, न जागे न सोए, मेरे वालिद भी परेशान, वालदा भी, अम्मी भी, तो सब के सब परेशान है कि ये क्या हो गया। अभी 15 दिन गुजरे हैं और हमारी बेटी के साथ ये कुछ हो चुका है, ये कुछ हमारी बेटी झील चुकी है। और उसके बाद अगला दिन सुबह हुई तो मेरी भाभी ने आकर मुझे कहा कि तुम्हारे शौहर की तरफ से तुम्हें तलाक का पहला नोटिस आ गया है। अब ये नोटिस सुनते ही पता नहीं मुझे क्यों एक आज़ादी सी फील हुई है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने शौहर से तलाक ले लूँ। और मैं इस वीडियो को आप तक पहुँचाते हुए ये पूछना चाहता हूँ कि क्या शौहर ऐसा होता है? क्या वालिदैन को ऐसे करना चाहिए? ससुराल वालों को अपनी बहू को अपनी बेटी नहीं समझना चाहिए? अपनी बेटी के लिए तो इतने अच्छी चीज़ें, उनका दामाद भी अच्छा हो, ये भी अच्छा हो, वो भी अच्छा हो, लेकिन किसी दूसरे की बेटी के लिए इतने हालात तंग कर देने कि वो खुदकुशी की तरफ चली जाए। अब ये लड़की कहती है कि मैं राज़ी हूँ कि मुझे तलाक का नोटिस आ गया है और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद उसे कहूँ कि मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन मैंने जो ख्वाब देखे थे, मैंने जो उसके साथ वक्त गुजारा था और वो शख्स उसके इतना बरक्स निकला, मुझे ये चीज़ बहुत शौक कर गई है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर है 03002520 629। अल्लाह हाफ़िज़।